हेलो स्टूडेंट, हम करने वाले हैं कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान की प्रश्न बैंक 21-22 इसके यूनिट 1 जिसमें हम शामिल कर रहे हैं इकाई 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसके दीर्घोत्तरी प्रश्न 5 अंक का एक आने वाला है इसमें से। इसके बाकी के क्वेश्चन हमने पहले पार्ट में कर लिए थे। अभी हमें केवल दीर्घोत्तरी प्रश्न करना है जो 5 नंबर का एक आने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं हम इसमें। पहला प्रश्न यह पूछा है कि विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, इसके कारण अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। विद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन, तो विद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन इस प्रकार से है कि दो आवेश परिमाण में समान लेकिन प्रकृति में विपरीत हो और वो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो आवेशों के इस प्रकार जो युग्म बनता है इसको हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, दो आवेश परिमाण में समान लेकिन प्रकृति में विपरीत एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो आवेशों के इस युग्म को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। चलिए अब इसके कारण जो अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की गणना करना है वो करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं अक्षीय स्थिति वाला। देखिए हमने अक्षीय स्थिति में हम करते हैं अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र हमें ज्ञात करना है द्विध्रुव के कारण। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक विद्युत द्विध्रुव ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं। हमने माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है, इस पर दो आवेश हैं, एक -q है और एक इसमें +q आवेश है। दोनों अल्प दूरी पर स्थित हैं, दोनों के मध्य की दूरी यहाँ पर है 2a। अब हमें अक्षीय स्थिति में ज्ञात करना था तो हम मानते हैं कि माना कि इसके मध्य बिंदु O से, ये इसका मध्य बिंदु O रहा, इससे r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो है r, यहाँ लिख लेते हैं हम। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो r है। यहाँ पर B बिंदु स्थित है जहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। अब विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए हम यहाँ पर एक परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं। उस परीक्षण आवेश की कल्पना करने से वो धनावेश रहता है। तो देखिए जब यहाँ पर B बिंदु पर प्लस आवेश है, यहाँ पर हम प्लस आवेश लेके आएंगे तो इन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण होगा तो हमें यहाँ पर विद्युत क्षेत्र E1 प्राप्त होगा जिसकी दिशा इस प्रकार से होगी। और इस A बिंदु के कारण यहाँ पर -q आवेश है तो हमें यहाँ पर इसकी दिशा इस प्रकार से मिलेगी, तो हम इसको E2 मान लेते हैं। अब हम इन दोनों की दूरी भी यहाँ से पता कर लेते हैं। इस B बिंदु से इस P बिंदु की जो दूरी है वो हो जाएगी r-a। r-a कैसे हुई, क्योंकि देखिए O बिंदु से P बिंदु की दूरी r है और यहाँ AB की कुल दूरी थी 2a। O बिंदु खींचा यहाँ पर तो ये दूरियाँ आधी हो जाएगी, A दूरी हो जाएगी, A दूरी हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें BP निकालना था तो BP इस R से ये A कम है इसलिए हमने लिखा r-a। और इसी प्रकार से हम A की दूरी निकालेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो ये वाली हो जाएगी r+a, क्योंकि ये R से इतनी ज़्यादा है, A ज़्यादा है। तो हम ये भी याद रख सकते हैं कि छोटी दूरी माइनस में होती है और बड़ी दूरी प्लस में होती है। विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हमें विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला ये होता है E = 1/4πε0 K यदि माध्यम उपस्थित है, Q/r², ये इसका सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे इस +q आवेश के कारण, फिर हम निकालेंगे -q आवेश के कारण। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम लिखते हैं +q आवेश के कारण
बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमने लिखा E1 इक्वल टू 1/4πε0 के आवेश Q है यहाँ पे, Q अपॉन दूरी देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस Q आवेश के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ R माइनस ए दूरी है तो हो जाएगा R माइनस ए का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार से हम निकालेंगे माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हो जाएगी E2 इक्वल टू 1/4πε0 के Q अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। देखिए हमें P बिंदु पर परिणामी निकालना है, एक ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो यहाँ हमने देखा कि E1 की दिशा इस तरफ है और E2 की दिशा इस तरफ है। चूँकि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है सदिश राशि होती है, इसलिए हम निकालेंगे बिंदु P पर, इसलिए बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाएगा E बराबर E1 माइनस E2। हमने देखा यहाँ पर कि E1 ज़्यादा था और E2 कम था, इसलिए हमने E1 माइनस E2 करेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 से इन दोनों की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा, देखिए E इक्वल टू 1/E1 की वैल्यू लिखेंगे समीकरण 1 से 1/4πQ/R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस E2 की वैल्यू लिखेंगे जो कि है 1/4πε0 के Q अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर। यहाँ हम देखते हैं तो यहाँ पर बहुत कुछ इसमें से कॉमन है, उभयनिष्ठ है, वो उभयनिष्ठ हम ले लेते हैं। खाली डिफरेंस इसी बात का है कि यहाँ पर R माइनस ए है और यहाँ पर R प्लस ए है। तो ये बन गया E इक्वल टू 1/4πε0 के, ये Q भी कॉमन आ रहा है, लिख लेते हैं हम Q अपॉन एक, यहाँ बचा 1/R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस ए का होल स्क्वायर। अब हमें केवल ये ब्रैकेट हल करना है, ये हल करेंगे उसके बाद जो आंसर है वो इस तरह विद्युत क्षेत्र का हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर आया, ये तो कॉमन चल ही रहा है, 1/4πε0 के Q अपॉन 1, इनका लस्य ले लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो दोनों संख्या आ जाएगी R माइनस ए का होल स्क्वायर R प्लस ए का होल स्क्वायर। लस्य लेते हैं तो ये वाली संख्या यहाँ आ जाएगी और ये वाली यहाँ आ जाएगी। तो लिखेंगे हम R प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस R माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ इन ब्रैकेट को हल कर लेते हैं। हमें फॉर्मूला ये पता है कि एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक हमें याद है 1 माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और एक हमें पता है a प्लस बी और a माइनस बी होता है तो उसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये तीनों फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं। a प्लस बी यूज़ हो रहा है यहाँ पर R प्लस ए में, a माइनस बी यूज़ हो रहा है R माइनस ए में, और a प्लस बी a माइनस बी यूज़ हो रहा है यहाँ पर R माइनस ए R प्लस ए में। चलिए इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम वैल्यू को बदल देते हैं तो हमें प्राप्त होगा ये देखिए हम यहाँ बदल लेते हैं सामने 1/4πε0 के Q अपॉन 1, इसको हम चेंज करते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2RA माइनस आ रहा है तो माइनस लगा दिया
आर माइनस ए का होल स्क्वायर करना तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस के बाद यहाँ लिख रहा हूँ मैं ए स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, माइनस 2ab यानी कि 2RA ब्रैकेट बंद, और इसके अपोन में लिखेंगे हम आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये ब्रैकेट बंद। इसके बाद हम इस माइनस का जो गुणा है वो अंदर इस ब्रैकेट में करेंगे, इस कारण इससे इनके चिन्ह बदल जाएंगे पीछे वालों के। देखिए हमें प्राप्त होगा यहाँ से जो कॉमन था वो चल ही रहा है, E इक्वल टू 1/4πε0 K Q अपॉन 1, नीचे तो चल ही रहा था आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे की संख्या में इस प्रकार से प्राप्त हुई थी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA। पीछे के चिन्ह चेंज करेंगे हम, ये आर स्क्वायर माइनस में आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस में आ जाएगा और 2RA प्लस में आ जाएगा। माइनस का ए स्क्वायर, पहले आर था तो माइनस का आर स्क्वायर, माइनस का ए स्क्वायर और प्लस का 2RA। यहाँ पर हम देखते हैं तो इस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, ये दोनों आपस में प्लस होने की वजह से जुड़ जाते हैं। तो हमें प्राप्त होगा 1/4πε0 K Q अपॉन 1, ये हो गया 4RA अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस 4 को हमेशा लिख सकते हैं 2 इंटू 2 है ना, इंटू एक साथ हो जाएगा, तो ये हो गया 1/4πε0 K Q इंटू 2 इंटू 2RA अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। हमने इसको ऐसा क्यों लिखा? हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमें एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला पता है कि जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है P, उसका फॉर्मूला होता है Q इंटू 2A। तो यानी कि हम यहाँ पर Q और 2A की जगह P रख देंगे। देखिए यहाँ एक तो Q ये रहा, 2A तो ये 2 है और ये A है, इन तीनों को हटा के हम P लिख देंगे। तो ये हो गया 1/4πε0 K, इसकी जगह हमने P लिखा इंटू 2R बचा, 2R अपॉन ये है सही इसमें आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए हमने द्विध्रुव की परिभाषा में पढ़ा था अभी कि द्विध्रुव के मध्य जो दूरी होती है वो बहुत अल्प होती है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो द्विध्रुव की दूरी है 2A वो इस R की तुलना में नगण्य है, क्योंकि जो दूरी है A ये R की तुलना में नगण्य है। तो हम लिख लेते हैं कि R की तुलना में A नगण्य है। A नगण्य माना हमने तो देखिए क्या हुआ, ये E इक्वल होगा 1/4πε0 K, ये इसको नगण्य मान लिया। तो देखिए यहाँ पे 2 घात बची, तो जब 2 घात बची है तो इस 2 घात का जो गुणा है वो इसकी 2 घात में हो जाएगा, R की घात 2 में। तो यानी कि नीचे जो पावर है R की वो हो जाएगी 4। तो हम लिख सकते हैं यहाँ P इंटू 2R अपॉन R की पावर 4। देखिए एक ऊपर R है एक नीचे भी R है, 4 बार ये इसकी पावर कट गई, 3 पावर बची। तो हमें मिला यहाँ से E इक्वल टू 1/4πε0 K, ये हो गया 2P अपॉन R³ और यही अपना आंसर है न्यूटन प्रति कूलम। यहाँ पे चाहे तो हम पद्धति को चेंज कर सकते हैं आपस में। यदि वायु निर्वात होता तो हम K इक्वल टू 1 मानते, वायु निर्वात में K इक्वल टू 1 होता है, तो हम ऐसे पद्धति में इसको लिख देते E इक्वल टू 1/4πε0 K हट गया
1 मान लिया, इसकी जगह क्या हट गया 2p/r³ न्यूटन प्रति कूलम। और यदि हम इसको CGS पद्धति में लिखेंगे तो ये बन जाएगा E = CGS पद्धति में जो ये नियतांक आता है यहाँ पे ये हट जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2p/r³। अब मात्रक भी चेंज होगा, इसका हो जाएगा न्यूटन की जगह होता है डायन, प्रति कूलम की जगह होता है स्थित कूलम। देखिए हमने इसका जो पहला पार्ट था पूछ लिया। एग्जाम में कभी भी दोनों क्वेश्चन एक साथ नहीं आएंगे 5 नंबर में, या तो अक्षी वाला एग्जाम में आएगा या निरक्षी वाला एग्जाम में आएगा। और चांसेस जो ज़्यादा है इन दोनों की तुलना हम करें तो अक्षी के चांसेस ज़्यादा है आने के परीक्षा में, है ना। तो इस वाले को अच्छे से करें। निरक्षी भी है इसमें प्रश्न बैंक में, तो हम अब निरक्षी वाले को करते हैं। देखिए अब निरक्षी वाले का हम हल करेंगे। वापस हमें विद्युत द्विध्रुव लेना है, निरक्षी स्थिति, तो हमने ये विद्युत द्विध्रुव लिया। यहाँ पर देखिए वही आवेश हैं, वही बिंदु है A और B, -q आवेश है, +q आवेश है, दोनों के मध्य की दूरी 2a है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर, लेकिन जब r दूरी लेंगे ना वो हम लेंगे निरक्षी स्थिति में, ये वाली होती तो ये हो जाती अक्षीय स्थिति, तो हम लेंगे निरक्षी यानी कि ऊपर ले लेते हैं। तो हमने माना कि एक r दूरी पर निरक्षी स्थिति में एक बिंदु P है जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करना है। तो हम इस P बिंदु को A से मिला देते हैं, B से मिला देते हैं, क्योंकि हमें दूरी की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसको मैं इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया। यहाँ O बिंदु हमने बनाया तो इसकी दूरी हो गई A, इसकी दूरी भी हो गई A। अब देखिए अब यहाँ प्लस आवेश है, तो B बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा बनेगी ना वो इस प्रकार से बनेगी ऊपर की ओर। ये विद्युत क्षेत्र यहाँ ऊपर की ओर प्राप्त हुआ, तो इसको हम E1 नाम दे देते हैं। और माइनस आवेश है, यहाँ प्लस आवेश रहता है, परीक्षण आवेश लेके आते हैं, तो इसकी दिशा जो है वो नीचे की तरफ हो जाएगी, इस तरफ। इसको हम E2 नाम दे देते हैं। अब देखिए यहाँ ये जो AP दूरी है और जो BP दूरी है, ये दोनों दूरियां बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये त्रिभुज है, देखिए AOP, और एक त्रिभुज है BOP। यहाँ पर ये AP वाली दूरी और AP वाली इधर AO वाली दूरी और BO वाली दूरी आपस में बराबर है, AA है। ये R इसकी भी है और R इसकी भी है, इसलिए ये त्रिभुज जो है सर्वांग सम है। हम लिख सकते हैं कि चूंकि त्रिभुज AOP सर्वांग सम है त्रिभुज BOP, तो यानी कि जितनी दूरी यहाँ की आएगी AP की उतनी ही दूरी BP की आएगी, इसलिए AP बराबर BP। या तो हम AP निकालें या हम BP निकालें। तो हम यहाँ AP निकाल लेते हैं। आधार है, लंब है, कर्ण है, तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, क्योंकि यहाँ समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज AOP में पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय जब अपन लगाएंगे तो ये कर्ण है इसका AP, तो AP का स्क्वायर, लंब है R, तो R का स्क्वायर, प्लस आधार है A का स्क्वायर। चूँकि हमें दूरी निकालनी है तो AP का स्क्वायर तो ये आ गया। यहाँ से हम सिंपल AP निकालते हैं तो इसकी पावर 2 है, ये घात इधर जाएगी, तो या तो हम इसको अंडर रूट में लिख सकते हैं या इसकी जो पावर है वो हम लिख सकते हैं R² प्लस A², इसकी पावर लिख देंगे हम 1/2। तो चूँकि ये दूरी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है इसलिए हमने दोनों दूरियाँ निकाल लिया। यदि ये AP आया है तो ये क्या, ये की वैल्यू जो है ये BP की होगी, जो हो जाएगी R² प्लस A², और सेम BP की जो दूरी है वो हो जाएगी R² प्लस A² की पावर 1/। अब हम वापस वही करते हैं, एक बार निकालते हैं प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर,
तीव्रता और एक बार निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता। देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E1 इक्वल टू 1/4πε0 K Q अपॉन दूरी का स्क्वायर, दूरी यहाँ पर है AP का होल स्क्वायर, और AP स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये होती है R² प्लस A स्क्वायर। तो ये हो जाएगी E1 इक्वल टू 1/4πε0 K Q अपॉन R² प्लस A स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से हम माइनस क्यू आवेश के कारण भी निकाल लेते हैं। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हो जाएगी E2 इक्वल टू 1/4πε0 K Q अपॉन माइनस की जो दूरी है वो है BP का स्क्वायर, इसकी जो दूरी थी वो भी सेम थी, तो ये भी यहाँ पर इसी प्रकार से आ जाएगा E2 इक्वल टू 1/4πε0 K Q अपॉन R² प्लस A स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ हम देखते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ पर E1 और E2 के मान तो समान आए हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं इनके परिमाण तो समान हैं, लेकिन यहाँ हम चित्र में देखते हैं तो इनकी दिशाएं अलग अलग हैं। एक की दिशा जा रही इस तरफ, एक की दिशा जा रही इस तरफ। यदि सेम एक ही लाइन में होता तो हम या तो जोड़ते या घटा लेते हैं, है ना। लेकिन अब हम परिणामी निकालने के लिए ऐसा नहीं निकाल सकते कि इनको जोड़ लें या घटा लें। तो ये काम करने के लिए हमें इन दोनों के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक लिखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम इस E1 के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक निकालते हैं। तो देखिए ये ऊपर है, यानी कि हम ये इस तरफ आ रहा है, इस बिंदु से यहाँ से लंबवत हम खींचते हैं तो ये ऊपर जा रहा है, तो यानी कि ये इस चतुर्थांश में स्थित है, इसलिए हमने इसके दो घटक बनाए। लंबवत होता है वो हो जाएगा E1 साइन थीटा, और ये E2 ये E1 क्षैतिज है तो ये हो जाएगा E1 cos थीटा। सेम इसी प्रकार से इसका बनाते हैं E2 का, इसकी दिशा इस तरफ है तो एक तो ये हो गया इसी लाइन पे, तो ये हो गया क्षैतिज E2 cos थीटा। लंबवत ये इस प्रकार से नीचे की तरफ इसकी दिशा बनेगी, तो ये हो जाएगा E2 साइन थीटा। वापस हम चित्र में देखें कि भाई E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा आपस में एक ही दिशा में एक ही रेखा में स्थित है, लेकिन इनके जो दिशाएं हैं वो विपरीत हैं। जब दिशाएं इनकी विपरीत है तो ये दोनों तो आपस में हो जाते हैं निष्फल। लेकिन जो E1 कोस थीटा है ये वाला और जो E2 कोस थीटा ये वाला, इन दोनों की दिशा जो है एक ही तरफ है। एक ही तरफ दिशा होने की वजह से ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और केवल हमें इन दोनों का एडिशन करना है और परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम लिख लेते हैं कि बिंदु P पर यहाँ पर जो काम हमने किया वो लिख भी लेंगे हम कि E1 के हमने घटक बनाए हैं दो। पहला बनाया है E1 साइन थीटा और दूसरा बनाया है E1 कोस थीटा, और E2 के भी घटक बनाए हमने E2 साइन थीटा और E2 कोस थीटा। E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा कैंसिल हो गए, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, यानी कि E इक्वल टू E1 प्लस E2 लिखने के बजाय हम लिख देंगे यहाँ पर E1 कोस थीटा E इक्वल टू E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। समीकरण 1 और समीकरण 2 में इनकी वैल्यू है अपने पास।
तो इनकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं समीकरण 1 और 2 से, तो हमें मिल जाएंगे यहाँ पर E इक्वल टू 1/4πε0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और पीछे आ रहा कोस थीटा तो ए लिख दिया हमने कोस थीटा, प्लस सेम वैल्यू इसकी भी थी तो यही आ जाएगी दोबारा रिपीट होके 1/4πε0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस थीटा। दोनों सेम हैं, जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/4πε0 के, या तो 2 यहाँ लिखे या हम 2q यहाँ लिखें, 2q/r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस थीटा। अब इसमें क्या होगा कि ये कोस थीटा आ गया, यदि हमें इस कोस थीटा की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, तो ये चेंज करने के लिए वापस हम डायग्राम देखते हैं। ये डायग्राम रहा, इसमें कोस थीटा निकालना तो वापस से हम समकोण त्रिभुज ये वाला लेंगे AOP। कोस थीटा का मतलब होता है आधार बटा कर्ण। देखिए आधार क्या है यहाँ A है और कर्ण क्या है यहाँ पे AP है, तो यानी कि चूंकि त्रिभुज AOP में कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार अपने पास AO है, कर्ण अपने पास AP है, दोनों की वैल्यू हम लिख लेते हैं यहाँ, तो ये हो जाएगी A है इसकी वैल्यू, यहाँ लिख लेते हैं कोस थीटा इक्वल टू A अपॉन AP की वैल्यू हमने निकाली थी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये बनेगा E बराबर 1/4πε0 के 2q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू हो जाएगा a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 1/2। तो देखिए यहाँ तो 2q इंटू ए, यानी कि हमने पढ़ा था भी हाल कि p इक्वल टू q इंटू 2a है। देखिए यहाँ q भी है 2 और a भी है, तो हम इसके जगह तो ये लिख देंगे p, और यहाँ पर समान आधार होने की वजह से घातें जुड़ जाएगी, इसकी घात कुछ नहीं है, इसकी घात 1 मान लेते हैं, तो 1 और 1/2 को हम जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा। देखिए आगे ये बनेगा E बराबर 1/4πε0 के, ऊपर हो गया P, नीचे घातें इसकी जुड़ गई, घातें इनकी जोड़नी है, जोड़ते हैं घातें, P अपॉन ये हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर होगी इसमें 3/2। हमने पहले भी माना था कि आर की तुलना में ए नगण्य होता है, इसलिए जो E बराबर बन जाएगा, इसको हटा देंगे A को, तो जो पावर है ये इस पर लग जाएगी, तो 1/4πε0 के P अपॉन आर स्क्वायर इंटू 3/2, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, यानी कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है वो आ गई 1/4πε0 के P/r³ न्यूटन प्रति कूलम। ये इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो गई। यहाँ पे से हम अपन कर सकते हैं कि वायु या निर्वात में k बराबर 1 होता है, जब k बराबर 1 हुआ तो हम ऐसे पद्धति में लिख सकते हैं इसे E इक्वल टू 1/4πε0 के हट गया P अपॉन r³ न्यूटन पर कूलम, न्यूटन प्रति कूलम, ये ऐसे पद्धति में प्राप्त हुआ। और CGS में नियतांक हट जाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो जाएगी निरीक्षित स्थिति में P/r²।
r³ डायन प्रति स्टेथ कूलम। एग्जाम में कभी भी दोनों क्वेश्चन क्रम बाय नहीं आएंगे, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति वाला परीक्षा में आएगा दोनों में से एक ही। चलिए और प्रश्न हम करते हैं इसमें। अगला प्रश्न है विद्युत फ्लक्स संबंधी गॉस का नियम लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। तो विद्युत फ्लक्स संबंधी गॉस का नियम लिखिए और उसे सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम गॉस की प्रमेय देख लेते हैं क्या है। तो गॉस की प्रमेय इस प्रकार से है, नियम इस प्रकार से है कि वायु निर्वात में स्थित किसी बंद पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का यानी कि Q का 1/ε0 गुना होता है।